अब इंतजार है बस चुनाव नतीजों का। हरियाणा और महाराष्ट्र का महासंग्राम थम चुका है। सिर्फ चंद घंटों में ही इस राज से भी पर्दा हट जाएगा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर आएगा सेना का राज। विधानसभा के इस चुनावी संग्राम में अपनों और परायों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी, लेकिन बहुमत न आने की हालत में क्या ये राजनीतिक दुश्मनी एक बार फिर दोस्ती में तब्दील हो सकेगी? फिलहाल ये सवाल सबसे बड़ा बन गया है। लोग भाजपा के साथ है। मोदी जी ने जिस प्रकार का कैंपेन यहाँ पर किया है, लोगों को मोदी जी पर विश्वास है और लोग ये मानते हैं कि जो देश में सरकार है वही सरकार प्रदेश में भी आनी चाहिए और इसलिए पूर्ण बहुमत हमको मिलने वाला है। महाराष्ट्र की इस चुनावी जंग में बीजेपी को जहां मोदी लहर की आस है, तो वहीं शिवसेना के पास बाला साहब ठाकरे की विरासत का ताज है। लेकिन चुनावी बिसात पर शाह और मात के इस खेल में सबसे ज्यादा दांव पर लगी नरेंद्र मोदी की ही साख है। संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळ इथे उतरले, जणू काय अफजल खानाची फौज उतरले महाराष्ट्र जिंकायला। गृहमंत्री आले, स्वतः पंतप्रधान आले आणि महाराष्ट्राचा विकास, महाराष्ट्राचा विकास, महाराष्ट्राचा विकास। दरअसल महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के लिए भी ये चुनाव उद्धव ठाकरे की पहली अग्नि परीक्षा बन गया है। जब सारे लोग लड़ रहे थे, हम भी लड़े, नरेंद्र भाई के लिए लड़े और वोट भी दिया, प्रचार भी किया, लेकिन जब जरूरत थी तो उनको सेना साथ चाहिए थी। अब जरूरत नहीं रही ऐसा उनको लग रहा है तो उन्होंने साथ छोड़ दिया। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव नतीजों में अब कुछ ही वक्त बाकी है। हालांकि तमाम एग्जिट पोल बीजेपी की जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन नतीजों से पहले शिवसेना भी अपनी जीत का दावा ठोक रही है। मैं मानता हूं कि हमारी पार्टी को पूरा बहुमत मिलेगा, 150 प्लस ये आंकड़ा हम लेकर कल आ जाएंगे और पूरी बहुमत के साथ एक स्थिर सरकार हम राज्य में बनाएंगे और मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार और किसके हिस्से में आएगी हार, ये सवाल इस वक्त उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये कि बहुमत न आने की हालत में क्या बीजेपी और शिवसेना एक बार फिर हाथ मिलाकर बनाएंगे महाराष्ट्र में अपनी साझा सरकार। देखिए, पूर्ण बहुमत मिलेगा यह हमें आत्मविश्वास है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे विकल्प खुले हैं, पर शायद मेरे नेताओं ने और हमने ये क्लियर किया है कि एनसीपी के साथ जाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको बताएंगे कैसे शिवसेना के लिए बीजेपी छेड़ रही है दोस्ती का तराना, लेकिन क्यों शिवसेना कर रही है बीजेपी से किनारा। साथ ही पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि महाराष्ट्र और हरियाणा के इस चुनाव में आखिर क्यों जरूरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपने विरोधियों को हराना। अगर आप चाहते हो तो महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार की गलती कभी मत करना। पूर्ण बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए और फिर हमसे 5 साल के बाद हिसाब मांगिए आप। ये कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन, ये 2 दल है क्या? ये 2 दल तो नाटक है, नाटक। इनका एक ही दिल है, इनका एक ही गोत्र है, एक ही चरित्र है, एक ही वृत्ति है, एक ही प्रवृत्ति है। ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये भ्रष्टाचारवादी लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र बीजेपी के लिए इन दिनों मसीहा बन चुके हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर ही उम्मीद लगाए बैठी है। हालांकि इन दोनों राज्यों में तमाम एग्जिट पोल बीजेपी की जीत की तरफ इशारा तो कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बहुमत को लेकर पेंच फंसता भी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव खुद नरेंद्र मोदी के लिए भी बेहद खास बन चुका है।
क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ये चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए भी पहली बड़ी परीक्षा है। पूरे अभियान में उन्होंने मुझे कहा, मुझे वोट दो। दिल्ली में जो सरकार है, इस सरकार से दोस्त होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो वो अपने लिए वोट मांग रहे हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है, महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़ के, महाराष्ट्र से अपने को बिलोंग करके। तो अगर वो जीत होती है तो केवल मोदी की ही जीत होगी और किसी की जीत नहीं होगी। लेकिन उसी तर्क से अगर हारते भी हैं, बीजेपी हारती है, तो मोदी को ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि नहीं साहब वो तो असेंबली का इलेक्शन है। वो उन्हीं के मत्थे मढ़ा जाएगा, वो चाहें या न चाहें। जो भी नतीजे आएंगे वो मोदी के लिए सबसे बड़ा टेस्ट है, तो उनकी सफलता असफलता से इसको जोड़ के देखा जाएगा। और शिवसेना उनके लिए बड़ी सहायक रही है, बाल ठाकरे की पर्सनालिटी बहुत बड़ी रही है, तो इस बार बिना बाल ठाकरे के चुनाव हो रहे हैं और मोदी ही सबसे बड़ी पर्सनालिटी, तो हार जीत उनके मत्थे जाएगी। और दूसरा ये भी होगा कि बाल ठाकरे की विरासत का असली हकदार कौन है, ये भी फैसला एक तरह से वोटर करेगा। चुनाव बाद हुए सभी चैनलों के सर्वे में बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर तो उभरती नजर आ रही है, लेकिन बहुमत से पीछे है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता है तो क्या वो एक बार फिर अपनी पुरानी सहयोगी शिवसेना से हाथ मिलाएगी? सत्ता का ये समीकरण भी हम आपको समझाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे पोलिंग के दिन तक शिवसेना और बीजेपी के बीच होती रही जंगे जुबानी। मैंने प्रधानमंत्री का अपमान कभी नहीं किया है। आज भी मैं कहता हूं कि नरेंद्र भाई के लिए मेरे दिल में इज्जत है। दुख इसी बात का है, जब सारे लोग लड़ रहे थे, हम भी लड़े, नरेंद्र भाई के लिए लड़े और वोट भी दिया, प्रचार भी किया, लेकिन जब जरूरत थी तो उनको सेना साथ चाहिए थी। अब जरूरत नहीं रही ऐसा उनको लग रहा है, तो उन्होंने साथ छोड़ दिया। आपका यूज किया। मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। ये मेरी बाला साहब ठाकरे को आदरांजलि है। महाराष्ट्र के मौजूदा चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूट गया है, लेकिन इस अलगाव के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की महाभारत में उतरे तो उन्होंने शिवसेना के खिलाफ हथियार उठाने से ही इनकार कर दिया था। दरअसल शिवसेना के खिलाफ कुछ न बोलने के पीछे मोदी की रणनीति साफ थी। वो शिवसेना के साथ चुनाव बाद जरूरत पड़ने पर गठजोड़ का विकल्प खुला रखना चाहते थे। इसीलिए पूरे प्रचार के दौरान उनके निशाने पर सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस ही रहे हैं। ये महाराष्ट्र सरकार का एक ही काम था, एलबीटी, लूटो बांटो टैक्स। ये लूटो बांटो यही उनका कारोबार रहा है और भ्रष्टाचार में कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। महाराष्ट्र के मौजूदा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने भले ही शिवसेना के खिलाफ एक तरफा संघर्ष विराम घोषित कर रखा था, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद से लेकर पोलिंग के दिन तक शिवसेना लगातार नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साधती रही। चुनाव में बीजेपी को दुश्मन नंबर 1 मानने वाली शिवसेना की बीजेपी से यही दूरी फिलहाल कायम नजर आ रही है। इसीलिए यह सवाल खड़ा है कि किसी पार्टी को बहुमत न आने पर क्या शिवसेना एक बार फिर बीजेपी से हाथ मिलाने को तैयार होगी? जिस तरह से हमने चुनाव लड़ा है महाराष्ट्र में उद्धव जी के नेतृत्व में, तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारा जो मिशन है संपूर्ण बहुमत का वो पूरा हो जाएगा और 19 तारीख को दोपहर को 12 बजे तक पूरा चित्र स्पष्ट होगा कि सरकार शिवसेना की बनेगी, संपूर्ण बहुमत से बनेगी, किसी की मदद की हमें ज़रूरत नहीं लगेगी। महाराष्ट्र में बम्बई सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है और उसमें शिवसेना और बीजेपी साथ साथ हैं। शिवसेना का मेयर है, शिवसेना उसमें डिसीजन लेता है और कई स्टेट से बड़ा उनका बजट होता है, हजारों करोड़ का उसमें मतलब खेल होता है, तो वो तो है ही है। और दूसरा, दिल्ली में भी तो दोनों ही पार्टियों की सरकार है। अनंत गीते शिवसेना के नेता हैं, शिवसेना के एमपी हैं और वो नरेंद्र मोदी के मंत्री हैं, तो वो साथ आने में उनको 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला। शिवसेना और बीजेपी में सत्ता समीकरण की संभावनाओं की पड़ताल भी हम करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले देखिए क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल। एबीपी न्यूज और निल्सन के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिलने के आसार है।
और इस तरह इन दोनों राज्यों में बीजेपी पहली बार अपने दम पर सरकार बनाती नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को सबसे ज्यादा 144 सीटें मिलने के आसार है। सर्वे के मुताबिक शिवसेना से 25 साल पुराना गठबंधन टूटने के बाद भी महाराष्ट्र में मोदी लहर साफ दिख रही है। फिर भी महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस शिवसेना के साथ तालमेल की संभावनाओं को नकार नहीं रहे हैं। जाहिर है हंग असेंबली की हालत में बीजेपी की रणनीति साफ है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी ये हमारे राजनीतिक विरोधक है। शिवसेना को हम हमारा राजनीतिक विरोधक नहीं मानते, लेकिन हमको सरकार बनाने के लिए किसी की भी मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने बलबूते पर भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए, पूर्ण बहुमत मिलेगा ये हमें आत्मविश्वास है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे विकल्प खुले हैं, पर शायद मेरे नेताओं ने और हमने ये क्लियर किया कि एनसीपी के साथ जाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो मुझे लगता है फिर विकल्प शिवसेना का उस मायने में खुला है, और अगर मेरे पक्ष के श्रेष्ठी मुझे आदेश देते हैं या हमारे कोर कमेटी में किसी को भी आदेश देते हैं तो हम उसमें बात करेंगे। महाराष्ट्र के साथ साथ हरियाणा भी भगवा रंग में रंगता दिख रहा है। सर्वे की माने तो बीजेपी 5 साल में 4 से 54 पर पहुंच जाएगी। एबीपी न्यूज निल्सन के एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में कुल 90 सीटों में से बीजेपी को अकेले 54 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी बहुमत से 9 ज्यादा। चौटाला की आईएनएलडी को 22 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि सत्ता पर काबिज कांग्रेस को सिर्फ 10 सीटें मिलती दिख रही हैं। कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव जीतती है पार्टी, तो मोदी ऐसे लीडर के तौर पे उभरेंगे जो इंदिरा गांधी के बाद से इस मुल्क में किसी और ने नहीं देखा है, और पार्टी संगठन सब कुछ उनकी मर्जी पर चलेगा, और अभी जैसा 5 महीने में दिखा है उससे भी ज़्यादा उनका अपना फैसला सब जगह लागू होना शुरू हो जाएगा, और फिर शायद हम पॉलिटिक्स के एक नए दौर में होंगे। देश के तमाम बड़े चैनलों के एग्जिट पोल भी महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की लहर दिखा रहे हैं। टाइम्स नाउ के सर्वे में भी बीजेपी बहुमत के करीब है। बीजेपी को 138 सीटें मिल सकती हैं, शिवसेना को 59 सीटें, कांग्रेस को 41 सीटें, एनसीपी को 30 सीटें, एमएनएस को 12 और अन्य को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। आज तक इंडिया टुडे सिसेरो के सर्वे में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है, लेकिन बहुमत से पीछे है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 124, शिवसेना को 71, कांग्रेस 35, एनसीपी 29, एमएनएस 7 और अन्य के खाते में 22 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया न्यूज एक्सिस के सर्वे में बीजेपी को बाकी के मुकाबले सबसे कम सीटें हैं, फिर भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है 103 सीटों के साथ। सर्वे में शिवसेना को 88, कांग्रेस को 45, एनसीपी को 35, एमएनएस को 3 और अन्य को 14 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज 24 चाणक्य के सर्वे में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान है। सर्वे में बीजेपी को 151, शिवसेना को 71, कांग्रेस 27, एनसीपी 28, एमएनएस और अन्य के खाते में 5-5 सीटें जाने का अनुमान है। हरियाणा में भी सभी चैनलों के सर्वे में सरकार बीजेपी की बनती दिख रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह के ऊपर भाजपा जो है वो नंबर 1 पार्टी नहीं रही है, तो भाजपा अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आती है तो एक उसकी बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरी होगी। सरकार बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है। जहाँ तक सरकार बना लेती है भाजपा, तो नरेंद्र मोदी के को ही सारा का सारा क्रेडिट जाएगा। लेकिन अगर भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी तो ज़रूर जो भाजपा में जो ऐसे बड़े बड़ी शख्सियतें हैं जो अभी किनारे बैठ गए हैं या जो बोल नहीं रहे हैं, केंद्र के जो मंत्री हैं कई, वो लोग जो हैं कुछ बातें शुरू हो जाएंगी जो नरेंद्र मोदी को थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के दौरे से वापस लौटने के बाद से ही सीधे महाराष्ट्र के चुनावी संग्राम में मोर्चा संभाल लिया था। महाराष्ट्र में उन्होंने धुआंधार 27 चुनावी रैलियां की थी। वहीं उन्होंने 11 रैलियां करते हुए हरियाणा में भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यही वजह है कि हरियाणा के चुनावी नतीजों को भी मोदी की साख से जोड़कर देखा जा रहा है।
टाइम्स नाउ सी वोटर के सर्वे में भी हरियाणा में बीजेपी बहुमत से कम है, लेकिन सबसे ज्यादा 48 सीटें मिल रही हैं। सर्वे में आईएनएलडी को 25, कांग्रेस को 12, एचजेसी को 5 और अन्य को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। न्यूज 24 चाणक्य के सर्वे में हरियाणा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान है। सर्वे में बीजेपी को 52, आईएनएलडी को 23, कांग्रेस को 10, एचजेसी और अन्य को 5-5 सीटें मिलने का अनुमान है। प्रधानमंत्री यूजुअली बाई इलेक्शन कैंपेन में नहीं जाते हैं और अभी महाराष्ट्र और हरियाणा दो चुनाव में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हरियाणा में कभी भाजपा पावर में नहीं था, वहाँ अगर थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा तो भी चलेगा, लेकिन महाराष्ट्र में अगर सरकार बना लिया तो, और वो इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, कमर्शियल कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, तो उसमें, और गुजरात महाराष्ट्र बराबर मतलब नेबरिंग स्टेट भी है, तो कुल मिला के नरेंद्र मोदी का जो 2 महीने का जो राज है उसमें जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी और बढ़ेगा। हरियाणा और महाराष्ट्र का यह चुनाव जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक का सवाल बन चुका है, वहीं शिवसेना के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। और यही वजह है कि शिवसेना ने यह चुनाव अखंड महाराष्ट्र और मराठी अस्मिता के नाम पर लढा है। राजकारण तुम्ही बोलणार आहे, पण शिवसेनेला विजयी का करा? कारण आता संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळ इकडे उतरले, जणू काय अफजल खानाची फौज उतरले महाराष्ट्र जिंकायला। गृहमंत्री आले, स्वतः पंतप्रधान आले आणि महाराष्ट्राचा विकास, महाराष्ट्राचा विकास, महाराष्ट्राचा विकास। लेकिन मतदान के बाद हुए सर्वे और एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि इन चुनावों में मोदी लहर ने शिवसेना के मराठी कार्ड पर पानी फेर दिया है। हालांकि नरेंद्र मोदी के इस सबसे बड़े दांव का आखिरी नतीजा आना अभी बाकी है। इसीलिए चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र में सत्ता समीकरण क्या और कैसे करवट ले सकते हैं, सुनिए विशेषज्ञों की ये राय। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अभी जिस किस्म का फ्लक्स है उसमें एनसीपी भी साथ आ सकती है, उसमें एमएनएस भी अगर ठीक ठाक जीत गई तो उसके साथ भी गठजोड़ हो सकता है। 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट होने में बीजेपी और कांग्रेस का साथ आना सिर्फ असंभव लगता है, बाकी सारी पॉसिबिलिटी अभी खुली हुई है। देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना ने एक आइडियोलॉजी के ऊपर, एक जो कांग्रेस और एनसीपी की जो कांग्रेस की एक जो आइडियोलॉजी थी उसके खिलाफ एक उभर के सामने आई थी और उसमें उन्होंने बहुत से पहले नॉर्थ इंडियन और अल्पसंख्यक तमाम उन्होंने मामले जो थे ट्रेड यूनियन का, कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम चीज़ों को उन्होंने इकट्ठा यकजा करके एक उन्होंने अपनी फोर्स बनाई थी। अभी अगर वो आइडियोलॉजी जो है वो आइडियोलॉजी भाजपा के पास जाती है तो शिवसेना बिल्कुल मुंह के बल गिरेगी और उसको क्योंकि बाला साहब के बाद पहली बार एक ऐसा चुनाव हो रहा है तो उसमें उद्धव ठाकरे की बिल्कुल लीडरशिप खत्म हो जाएगी। महाराष्ट्र का यह चुनाव शिवसेना के साथ बीजेपी के लिए भी बेहद खास है। हाल ही में गुजरात, बिहार, यूपी और राजस्थान के उपचुनाव में बीजेपी ज्यादातर सीटें हार गई थी और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में शिवसेना से 25 साल पुराना गठबंधन तोड़कर यहां बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति अपनाई है। 90 के दशक में शिवसेना के कांग्रेस विरोध और हिंदुत्व के मुद्दे ने बीजेपी को महाराष्ट्र में उसके करीब ला दिया था। इसके बाद से ही ब्राह्मण और बनियों की पार्टी मानी जाने वाली बीजेपी का राज्य के मराठा, कुणबी, ओबीसी जैसे दूसरे वर्गों में जनाधार बढ़ना भी शुरू हुआ और यही वजह थी कि 2014 के लोकसभा चुनाव तक राज्य में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन कायम रहा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के मिलने की ये सुहावनी तस्वीरें अब अतीत का एक हिस्सा बन चुकी है। लेकिन फिलहाल सवाल ये भी मौजूद है कि ये अतीत क्या एक बार फिर चुनाव नतीजों के बाद वर्तमान बन सकता है। इनका हिंदुत्व की फलसफे पे इनका गठबंधन बना था, लेकिन वो जब बना था तब बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का मूवमेंट चल रहा था और बाल ठाकरे और एल.के. आडवाणी बड़े नेता हुआ करते थे। लेकिन अब ये जो सरकार है ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस है, आइडियोलॉजिकल व्हीकल नहीं है, कोई विचारधारा का कोई आइडिया नहीं है वहाँ। तो गवर्नेंस के लिए दोनों को साथ आने में
म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कोई दिक्कत मुझे नहीं लगती। और एक दूसरी बात, अभी वो कल तक साथ थे, सत्ता की लालच में पिछले 15 साल से वहाँ लगे हुए हैं, 15 साल पहले ये हारे थे, तब से वो लगे हुए हैं, तो कहेंगे यार सरकार आई है तो चलो इकट्ठा हो जाते हैं। महाराष्ट्र के इस महासंग्राम में विजय और पराजय की कहानी लिखी जा चुकी है। नतीजे वोटिंग मशीन में कैद हो चुके हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र के इस महामंथन से मोदी मैजिक निकलेगा या फिर चमकेगा बाल ठाकरे की विरासत का ताज।